ऑल राइट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर सेमेस्टर 2 के ऑनलाइन क्लास में तुम लोगों का तहे दिल से स्वागत है। विद्यार्थियों, जिसमें तुम लोग सेमेस्टर 2 कोर, जनरल और जी के सारे विद्यार्थियों से आज फिर मैं मुखातिब हूँ। तो विद्यार्थियों, आज मैं मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी के तहत जो अंतिम चैप्टर है इमानुएल कांट, आज मैं उन्हीं के दार्शनिक विचारों से तुम लोगों को अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कांट के समीक्षावाद या कांट के समन्वयवाद या कांट का क्रिटिसिज्म का जो थ्योरी है उसको मैं पेश करूँगा। कांट, जिनका पूरा नाम इमानुएल कांट था, वे 1724 में जर्मनी के कानेन्सबर्ग में जिनका जन्म हुआ था, एक निर्धन ईसाई परिवार में। ये बचपन से ही प्रबुद्ध बुद्धि के और बहुत ही ज्ञान से ओतप्रोत व्यक्ति थे। इन्होंने मध्यकाल के दर्शन का अध्ययन किया। कानेन्सबर्ग विश्वविद्यालय में ये दर्शन शास्त्र के, फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने जो उस समय का पाश्चात्य जगत में जो दार्शनिक विचारधारा था, उसे इन्होंने देखा कि दोनों विचारधाराएं, उस समय दो विचारधाराएं प्रचलित थी, एक तो बुद्धिवाद, एक अनुभववाद। दोनों विचारधाराएं जो थी वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन विचार के क्षेत्र में थे। बुद्धिवाद जो था वो हर तरह के ज्ञान को मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य के अंदर जन्म से ही मौजूद मानता था। वैसे ज्ञान वो और भी तरह का मानता था, लेकिन जो समुचित ज्ञान था वो मानता था कि ये सार्वभौम एवं अनिवार्य होता है और ये मनुष्य के अंदर जन्म से ही मौजूद होता है। इसे बुद्धिवादी लोग इनेट आइडियाज का नाम देते थे, यानी जन्म से ही मौजूद, जन्मजात प्रत्यय। ये जो आइडिया होते हैं ये मनुष्य के अंदर जन्म से ही मौजूद रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जो है उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान जो हैं उसी समय उसके अंदर मौजूद रहते हैं। उन्होंने बहुत तरह के ज्ञान, जैसे कि कार्यकारण, जैसे कि माइंड बॉडी, ईश्वर, आत्मा, द्रव्य, आत्मद्रव्य, जड़ जगत, हर तरह के ज्ञान को उन्होंने मनुष्य के अंदर जन्म से ही मौजूद माना। दूसरी ओर जो और एक विचारधारा पनपी पाश्चात्य जगत में, उसे अनुभववादी विचारधारा कहा गया। इसके मानने वाले जो थे वो कहते थे कि मनुष्य के अंदर जन्म से कोई ज्ञान नहीं रहता है, मनुष्य बाद में अनुभव से सीखता है और ये जो ज्ञान होता है ये एकदम नवीन ज्ञान होता है। बच्चे का मस्तिष्क जो होता है, लॉक कहते थे, एक अनुभववादी दार्शनिक थे लॉक, वे कहते थे कि जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो कोरे कागज, यानी एकदम सादा कागज, और साफ ब्लैक बोर्ड, यानी वो ब्लैक बोर्ड जिस पर पहले से कुछ नहीं लिखा जाता है, यानी प्लेन। तो उस साफ ब्लैक बोर्ड या कोरे कागज के समान जन्म के समय मनुष्य का दिमाग रहता है, मनुष्य का मस्तिष्क रहता है।
बाद में उसमें अनुभव रूपी अक्षर से ज्ञान को लिखा जाता है, अनुभव रूपी ज्ञान को लिखा जाता है। तो इन दोनों विचारधाराएं परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे और एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते थे। बुद्धिवादी दार्शनिकों में मुख्यतः डेकार्ट्स, स्पिनोजा और लाइब्निज का नाम आता है, जबकि अनुभववादी दार्शनिकों में लॉक, बर्कले और ह्यूम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, कांट के सामने जिस समय उनका दर्शन के क्षेत्र में पदार्पण हुआ, उस समय ये दोनों जो विचारधाराएं थी, ये लड़ाई के मामले में, विचारधाराओं की लड़ाई के मामले में बहुत ही चरम पर पहुंच गए थे, चरम अवस्था पर पहुंच गए थे। तो कांट जो खुद एक दार्शनिक थे, उन्होंने दोनों विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने दोनों विचारधाराओं की तह तक जाकर पाया कि ये दोनों विचारधाराएं जो हैं वो अंशतः ही सत्य हैं। यदि दोनों विचारधाराओं की जो मूलभूत बातें हैं, मूलभूत तथ्य हैं, यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए, रिकॉन्साइल किया जाए, तो हमें एक वास्तविक, एक यथार्थ, एक रियल नॉलेज, कॉग्निशन, ज्ञान मिल पाएगा। तो कांट के पहले जो हैं ज्ञान संबंधी जो दो विरोधी मत थे, उसमें एक का नाम बुद्धिवाद और दूसरे का नाम अनुभववाद था। ये दोनों जो सिद्धांत हैं, ये मानते थे कि यह ठीक है, लेकिन जिसका वे विरोध करते थे वह गलत है। अतः ये दोनों जो विचारधाराओं की जो दार्शनिक परिभाषाएं थी, दार्शनिक तथ्य थे, दार्शनिक मूलभूत बातें थी, वे आंशिक रूप से ही सत्य हैं। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान जो है हमेशा से बुद्धि से या जन्मजात प्रत्ययों से प्राप्त होता है। जन्मजात प्रत्यय यानी इनेट आइडियाज। ज्ञान का स्वरूप जो है, बुद्धिवादी कहते थे ज्ञान का स्वरूप जो है वो सार्वभौम एवं अनिवार्य होता है, यूनिवर्सल एवं नेसेसरी होता है। ऐसा ज्ञान हमें अनुभव से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा अनुभव वर्तमान या कुछ का ही होता है, यानी वो पर्टिकुलर होता है। इसके विपरीत अनुभववादी जो कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि से नहीं बल्कि हमें अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान का स्वरूप में नोवेल्टी है, ज्ञान का स्वरूप में नवीनता है, जो अनुभव से हमें मिलता है, बुद्धि से नहीं। तो उपयुक्त जो दोनों विरोधी मतों को कांट ने क्या किया? समन्वय किया, रिकॉन्साइल किया। कांट बुद्धिवाद और अनुभववाद का एक एक करके सर्वप्रथम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। इन दोनों का वो समीक्षात्मक अध्ययन करके इसकी आलोचना और प्रत्यालोचना करते हैं। इसके पूर्व जो यूरोपीय दर्शन के क्षेत्र में अनुभववाद और बुद्धिवाद का परस्पर जो संघर्ष चला, बुद्धिवाद ज्ञान को बुद्धिगम्य मानकर विश्लेषण करते थे, जबकि अनुभववादी समस्त ज्ञान का मूल अनुभव को सिद्ध करते थे। बुद्धिवाद के प्रवर्तक जो हैं वो बुद्धि को श्रेष्ठ मानते थे और अनुभववादी जो दार्शनिक थे वे अनुभव को श्रेष्ठतम मानते थे। कांट ने अनुभववाद तथा बुद्धिवाद के लंबा संघर्ष चला, लंबी जो लड़ाई चली, उसका उन्होंने अंत किया। कांट ने दोनों मतों में समन्वय स्थापित किया। अतः इनका मत
समन्वयवादी भी कहलाता है। इन दोनों मतों के समन्वय में गांट को 12 वर्षों तक दार्शनिक साधना करनी पड़ी। कांट अपनी इस साधना के लिए सर्वप्रथम क्या हुआ, उनको बुद्धिवादी बनना पड़ा। उनको एक बुद्धिवादी विचारक बन के बुद्धिवाद का अध्ययन करना पड़ा और समीक्षा करते हुए उन्होंने उसकी जो त्रुटियां थी उसे उन्होंने उजागर किया। उन्होंने देख लिया कि बुद्धिवाद जो है वो मात्र एक अंधविश्वास है। इसके द्वारा कांट का झुकाव फिर अनुभववाद की तरफ हुआ। फिर वो एक अनुभववादी बने। उन्होंने अनुभववाद का गहन अध्ययन किया और समीक्षा करते हुए उन्होंने एक लंबी साधना के बाद यहाँ भी उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में निराशा हाथ लगी। उन्होंने देख लिया कि अनुभववाद का जो है अंत जो है वो संदेहवाद के रूप में होता है। तो दोनों मतों को उन्होंने एकांगी कहा, दोनों मतों को उन्होंने आंशिक सत्य कहा तथा दोनों में बहुत सारी त्रुटियां को उन्होंने उजागर किया। कांट इन दोषों को दूर करके गुणों का समन्वय करते हैं। इस प्रकार कांट के विचार के दो पक्ष हैं। एक तरफ तो वे खंडन करते हैं किसका, बुद्धिवाद और अनुभववाद का, और दूसरी तरफ उपयुक्त जो मत है उसका आलोचना भी करते हैं। खंडन पक्ष में कांट बुद्धिवाद तथा अनुभववाद मतों का खंडन करते हैं, दूसरी तरफ समीक्षावाद का खंडन करते हैं। कांट के समीक्षावाद को समझने के लिए उनके द्वारा की गई बुद्धिवाद तथा अनुभववाद की आलोचना को हमें समझना आवश्यक होगा। यहाँ हमें कांट द्वारा दी गई आलोचनाओं का परीक्षण करना होगा। बुद्धिवाद पहले बुद्धिवाद का कांट परीक्षण करते हैं। कांट ने सर्वप्रथम बुद्धिवाद की आलोचना की। बुद्धिवाद आधुनिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज जो थे वो बुद्धिवादी विचारक थे। हमने पिछले क्लास में इन तीनों दार्शनिकों के दार्शनिक विचारों को समझा, उसका अवलोकन किया, उसे आत्मसात किया। तो हमने भी पाया कि बुद्धिवादी दार्शनिक जो होते हैं वो बुद्धि को ही ज्ञान का जननी मानते हैं, ज्ञान का उपज बुद्धि से ही मानते हैं। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो सार्वभौम तथा अनिवार्य होता है, जैसा इन तीनों दार्शनिकों ने भी कहा। अतः ऐसे अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति हमें इंद्रियों के आधार पर नहीं हो सकती। इंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे इंद्रियानुभव ज्ञान कहते हैं। इसकी प्राप्ति मनुष्य को बुद्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बुद्धि ज्ञान होने के कारण ज्ञान बुद्धि से ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए गणित का ज्ञान 2 + 2 = 4 होता है। यह एक सार्वभौमिक ज्ञान है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। सार्वभौमिक ज्ञान जो होता है वो अनिवार्य भी होता है। मनुष्य की अंतरात्मा में जन्म से ही वो मौजूद रहता है। कांट के अनुसार इस प्रकार का ज्ञान गणित में पाया जाता है। गणित के नियम जो होते हैं वो निश्चित सार्वभौम और अनिवार्य होते हैं। दूसरी तरफ कांट जो हैं वो अनुभववाद का भी अवलोकन करते हैं, अनुभववाद का भी परीक्षण करते हैं। और अनुभववाद में लॉक ने कहा था कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज या साफ ब्लैकबोर्ड की तरह होता है। ज्यों-ज्यों वह अनुभव करता जाता है उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। बर्कले ने इसी अनुभववाद का समर्थन किया और ज्ञान का कारण आइडिया को माना, प्रत्यय को माना, विज्ञान को माना। ह्यूम के दर्शन में अनुभववाद में अपने जो है चरम उत्कर्ष में पहुंचा और वह संदेहवाद में परिणत हो गया। अनुभववादियों ने अपने पूर्ववर्ती बुद्धिवादियों की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार बुद्धि में कोई जमजात प्रत्यय नहीं होता है।
संवेदना तथा स्वसंवेदना से ही ज्ञान का प्रकाश आता है। इस प्रकार अनुभववाद जो है वो बुद्धिवाद का निषेध करके अपने मत का प्रवर्तन करते हैं, अपने मत को पुख्ता करते हैं। पर इसका अंत क्या होता है? जैसा हमने ह्यूम में देखा कि ज्ञान जो है वो अंततः संदेहवाद में कन्वर्ट हो जाता है। कांट इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं को देखते हैं। उन्होंने दोनों में से किसी को पूर्णतः सत्य अथवा असत्य नहीं माना, बल्कि दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसलिए इनके मत को समीक्षावाद या क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, उपर्युक्त दोनों जो विरोधी मत जो है उसका कांट ने क्या किया? गठबंधन किया, समन्वय किया, एकजुट किया। कांट के अनुसार जो वास्तविक या यथार्थ ज्ञान होता है वो बुद्धि और अनुभव दोनों का सम्मिलित प्रक्रिया है। ज्ञान के नाच गान में बुद्धि और अनुभव अटूट साथी हैं। बुद्धि के बिना अनुभव अंधा है और अनुभव के बिना बुद्धि लंगड़ा है, यानी बुद्धि खोखला है। ज्ञान की सामग्री जो है या मैटर जो है वो अनुभव और उसका आकार यानी प्रागनुभविक जो प्रत्यय है, फॉर्म है, एप्रियोरी जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बुद्धि से मिलता है। आकार के बिना सामग्रियों को अव्यवस्थित हो जाती हैं। बुद्धि इन सामग्रियों को व्यवस्थित रूप देती है। इसी प्रकार बुद्धि से सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान प्राप्त होती है और अनुभव से हमें नवीन ज्ञान की प्राप्त होती है। बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, बुद्धि सक्रिय रहता है। बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय या एप्रियोरी कॉन्सेप्ट है जिससे यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान बनता है। लेकिन अनुभववादियों के अनुसार बुद्धि जो होता है वो निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है। जैसा कि लॉक का कहना था कि मन जो है वो सफ़ेद स्लेट की तरह है जिसमें जन्म से कोई प्रत्यय नहीं रहता है। जो प्रत्यय उसमें है वो हमें अनुभव से मिलता है, वो हमें अनुभव से प्राप्त होता है। कांट का कहना है कि बुद्धि सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय भी है और अनुभवजन्य संवेदनाएं भी हैं। अनुभवजन्य संवेदनाएं जब बुद्धि में पहुंचती हैं तब बुद्धि अपने जन्मजात प्रत्ययों के साथ सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और क्षणिक या विशृंखल जो संवेदनाएं हैं उन्हें व्यवस्थित करती है, श्रृंखलाबद्ध करती है और एक नया ज्ञान को बनाती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस प्रकार कांट के अनुसार जो है सही जो ज्ञान होता है, वास्तविक जो ज्ञान होता है, यथार्थ जो ज्ञान होता है वो सार्वभौम, अनिवार्य प्लस नवीन भी होता है। सार्वभौमिकता और अनिवार्यता को कांट ने बुद्धिवाद से लिया, जबकि नवीनता यानी नोवेल्टी को उन्होंने अनुभववाद से लिया। तीनों को उन्होंने मिक्स करके बोला कि ज्ञान जो होता है वो सार्वभौम भी होता है, अनिवार्य भी होता है और नवीन भी होता है। सार्वभौमिकता और अनिवार्यता जो है वो बुद्धि की देन है, जबकि नवीनता जो है वो हमारे अनुभव से पैदा होता है। अतः यथार्थ या सही ज्ञान में बुद्धि एवं अनुभव जो है वो दोनों का समान महत्व है। कांट के इस मत को समन्वयवाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांट के इस मत को समन्वयवाद भी कहा जाता है, क्योंकि कांट ने रिकॉन्साइल किया बुद्धि और अनुभव दोनों को। बुद्धिवादी विचारधारा और अनुभववादी विचारधारा दोनों का उन्होंने गठजोड़ किया, दोनों का उन्होंने समन्वय किया, दोनों का उन्होंने रिकॉन्साइल किया। तो कांट के इस मत को इसीलिए समन्वयवाद भी कहा जाता है।
कांट के इस मत को अंततः क्या कहा जाता है, जैसा मैंने टॉपिक का नाम दिया, कांट का समीक्षावाद, कांट का क्रिटिसिज्म, कांट का कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, कांट का थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो कांट के इस मत को समीक्षावाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांट जो है वो बुद्धिवाद और अनुभववाद का पहले उन्होंने क्या किया, समीक्षा किया, आलोचना किया, उसके तह तक गए, उसकी त्रुटियां को ढूंढी और फिर वो कहते हैं कि बुद्धिवाद स्वयं में क्या है, एक भ्रांति वाला ज्ञान है, और अनुभववाद क्या है, वो अंत में संदेहवाद में कन्वर्ट होता है, ये संदेहवाद में बदल जाता है। यानी बुद्धिवाद और अनुभववाद जो है वो अपने आप में आंशिक ज्ञान देता है, बुद्धिवाद और अनुभववाद स्वतंत्र रूप से हमें आंशिक ज्ञान प्रदान करता है, पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करता है। पूर्ण और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब बुद्धि और अनुभव दोनों का मेल मिलाप हो। यही कांट का समीक्षावाद, समन्वयवाद या कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है। तो विद्यार्थियों, आज का क्लास यहीं तक। आज मैंने तुम लोगों को कांट का समीक्षावाद पढ़ाया, कांट का समन्वयवाद पढ़ाया। तो अब अगला क्लास में मैं तुम लोगों को कांट का सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट पढ़ाऊंगा। तो आज का क्लास यहीं तक। स्टे होम, खुश रहिए, आबाद रहिए।